हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का सॉल्व पेपर 2024 का 347 FZ सेट फर्स्ट। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देख रहे हैं पहले हम। तो बेटा पहला प्रश्न नंबर 1 में का है, लिखा हुआ है 5 ग्राम NaOH 450 ml जल में घोला गया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विलयन की मोलरता हम निकालते हैं। बेटा देखो, पहले देखो मोलरता कहते किसे हैं। 1 लीटर विलयन में जितने विलय की मोल घुली होती है उनकी संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। सोल्यूशन कैसे करेंगे इसमें क्वेश्चन का, देखो दिया है। देखो एक बार आपको बात समझा दूं, ध्यान समझेंगे। देखो किसी विलयन में दो चीजें होती हैं। ठीक है, किसी भी विलयन में दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? विलय प्लस विलायक। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या आता है? देखो सबसे पहले विलायक आता है। जैसे पानी है, सबसे पहले विलायक आएगा। ठीक है, क्या आएगा? विलायक। नंबर 1 पे आएगा विलायक, फिर नंबर 2 पे आ जाएगा विलय। क्या आएगा बेटा? नंबर 2 पे विलय आएगा। ठीक है, तो नंबर 1 हम क्या कहेंगे? नंबर 1 का मतलब विलायक, नंबर 2 का मतलब क्या हुआ? विलय। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बेटा देखो नंबर 2 का मतलब क्या है? विलय। विलय का भार दे रखा है 5 ग्राम, मतलब NaOH का भार दे रखा है। ठीक है, और बी आयतन दे रखा है 450 ml, और हमें विलय का ही अणुभार 40 ग्राम होता है, हम जानते हैं, और हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है। ठीक है ना, तो पुटिंग इक्वेशन नंबर सेकंड ये इक्वेशन है। देखो मोलरता बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या बेटे विलयन का आयतन। ठीक है ना, तो यहां से हम देखो हम जानते हैं कि मोलों की संख्या होता है W/M2, है ना, विलय का भार बटे अणुभार। तो हम यहाँ से ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये ml में होंगे तो यहाँ पे 1000 बटे ये लगाएंगे। ठीक है ना, सारी वैल्यू रखेंगे बेटा, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे लिए 0.278 मोल लीटर इनवर्स इसका आंसर आ गया है। देखो ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ, तो ये वाला ऑब्जेक्टिव हमारा सही हो जाएगा, चौथे का फर्स्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स K3CO C2O4O3 का मतलब ब्रैकेट का होल थ्राइस में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बेटा? 3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है ना, इसका ये आंसर लिखा हुआ है। इसका आंसर हमें ऐसे लिखना चाहिए था, आंसर थर्ड। ठीक है, तीसरा, ये वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है ना, तो ये वाला आंसर टिक कर लेंगे इस वाले पे। चलो अगला हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती। तो बेटा आपको पता है स्कैंडियम में वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। ठीक है ना, अगर देखेंगे यौगिक जिसमें क्षारकीय प्रबल सबसे अधिक है, मतलब ऐसा कौन सा यौगिक है जो सबसे अधिक एसिडिक है? तो वो है CH3 का होल थ्राइस। ठीक है, CH3 का होल थ्राइस एंड ये सबसे अधिक एसिडिक मीडियम शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, सुक्रोज, लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज, ये है सेलुलोज क्या है? डाइसैकेराइड नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बेटा, निम्नलिखित में से, ठीक है, डाइसैकेराइड नहीं है। ठीक है, ये बेटा सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड हो सकता है, माल्टोज भी हो सकता है, जो सेलुलोज है ये डाइसैकेराइड नहीं है। ठीक बात है, चलो हम देखते हैं बेटा, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टॉलरेंट रिएजेंट से हो सकती है? बेटा जो एल्डिहाइड होती है इसकी जो पहचान होती है टॉलरेंट रिएजेंट से होती है। आपको पता है इसमें रजत दर्पण दिखाई देता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। 3 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया है। ठीक है बेटा, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। विलयन के हिमांक में अवनमन, विलयन के हिमांक में अवनमन बताना है और विलयन का हिमांक बताना है। ठीक है बेटा, तो देखो विलयन का हिमांक में अवनमन बताना है और विलयन का हिमांक बताना है। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है वो हम लेते हैं। W2 इक्वल टू रखा है 30 ग्राम। ठीक है, और M2 इक्वल टू निकाल लेंगे, इसमें हम मैथिंग का भार जो होता है 62 ग्राम हो जाता है। अणुभार या मोल द्रव्यमान W1 इक्वल टू दे रखा है 450 ग्राम भार, और KF की जो वैल्यू होती है पेपर में दी हुई होगी 1.86
जल के लिए हिमांक अवनमन की ये वैल्यू दी हुई होती है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है फॉर्मूला के एफ डब्ल्यू एल अपॉन एम टू, ये वैल्यू होता है बेटा। ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, सोल्यूशन कर लेंगे, डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे निकालते हैं क्वथनांक। तो यहाँ डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट न्यूटन टाइम्स टी एफ। टी एफ नॉट जो किसके होती है, शुद्ध विलायक के लिए होता है, ठीक है, शुद्ध के लिए होता है, ये वाला हम शुद्ध के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, टी एफ की वैल्यू इतनी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज तो रह गई थी, इसमें एक चीज तो रह गई थी कि विलयन के हिमांक में अवनमन से किससे कहते हैं, विलयन का हिमांक में अवनमन क्या होता है, ठीक है ना। तो जब किसी से आपको लिख सकते हैं इसका आंसर, जबकि शुद्ध, इसका आंसर लिख सकते हैं बेटा, ये हेडिंग डालेंगे, इसका आंसर लिखेंगे जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाशील विलय मिला देते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाशील विलय मिला देते हैं तो इसके हिमांक पहले की तुलना में कम हो जाते हैं। हिमांक में अवनमन कहते हैं, लिख लेना, ठीक है। अब इनका हिमांक क्या होता है ये भी आप लिख लेना, ठीक है ना। तो इनके आप लोग आंसर लिख लेना अच्छे से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इतना स्पेस जो खाली पड़ा हुआ है, यही इनके आंसर लिख लेना, ठीक है ना। फिर देखो बेटा खा वाला क्वेश्चन है, पदों को परिभाषित कीजिए, मोलांश और मोलरता, ठीक है। तो मोलांश कैसे कहते हैं, किसी विलय अथवा विलायक के मूलों की संख्या और विलयन में उपस्थित विलय के या विलायक के मूलों की संख्या के अनुपात को हम मोल संख्या विलयन के मूलों की संख्या को के अनुपात को विलय अथवा विलय का मूल अंश कहते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं विलायक का मूल अंश, ठीक है। एक्स ए देखते हैं हम लोग, विलायक का मूल अंश। तो एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस, जिसका मूल अंश निकालना है बेटा उसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं विलय का मूल अंश, तो लिखेंगे एन बी एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसमें। तो ये अगला है विलयन का मूल अंश एक्स वन इक्वल टू क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी। तो यहाँ सोल्यूशन का पूरे का मूल अंश कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे ये जोड़कर तो पता है एक ही आंसर यहाँ पे आने वाला है। अगला क्वेश्चन है मूल अंश का कोई मात्रक नहीं होता, मूल अंश का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। अच्छा जो ऊपर वाले का ही है बेटा, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ मूल अंश कोई मात्रक नहीं होता। अगला क्वेश्चन है मोललता क्या होती है, मोललता। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा, विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला इसका ये हो जाता है, तो m इक्वल टू W2 बटे W1, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये यार फॉर्मूला प्राप्त हो जाए, इससे ही हम मोल प्रति किलोग्राम ज्ञात होता है। कह देते हैं लेंथोइड संकुचन से आप क्या समझते हैं, लेंथोइड अंकुचन की विवेचना कीजिए। लेंथोइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस लगातार घटता जाता है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एफ सबशेल का आवरण प्रभाव बहुत ही वीक होता है और नाभिक की शक्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण बाह्य कोश अंदर की ओर धंस जाते हैं या खिंच जाते हैं, यह एरोमेटिक साइज कम हो जाता है बेटा, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथोइड संकुचन कहते हैं। तो इस डायग्राम से जो चाहे डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये इसका डायग्राम है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है FeNH2 का वोल्ट वाइज Cn की पावर नेगेटिव ज्यामितीय अवयव की संरचना क्या होगी, दर्शाइए, ठीक है बेटा। तो देखते हैं FeNH3 का वोल्ट वाइज Cn की पावर होल 4 की ज्यामितीय संरचना बताइए। तो ये ज्यामितीय स्ट्रक्चर्स की दी हुई है बेटा, ऐसे इनकी ज्यामितीय स्ट्रक्चर बनती है, फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। चलो अगला हम देखते हैं तीसरे का, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसी लगी अच्छी कर दिए लाइक, बेटा कुछ कमेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।